नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी अमेरिकी चुनावी फंडिंग पर मचे घमासान की। सत्ता संभालते ही एक्शन में आई बीजेपी सरकार की। देखेंगे रेखा गुप्ता पर आतिशी के लगाए आरोपों को, शिंदे के खिलाफ बीजेपी के नए दांव को, चीन मुद्दे पर मुश्किलों में फंसी मोदी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बीजेपी के मंत्री के बयान से बिहार की सियासत में मचे भूचाल को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रमजान को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे दुकानें खोलने की दी अनुमति, सुरक्षा बढ़ाने को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान को लेकर अलर्ट मोड पर रेलवे, आनंद विहार, नई दिल्ली, पटना जंक्शन, आरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर समेत कई स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया। हाथरस भगदड़ मामले पर न्यायिक आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, पुलिस की लापरवाही को बताया जिम्मेदार। 2 जुलाई 2024 को सत्संग में मची थी भगदड़। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल से मिली छुट्टी, गुरुवार को तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। राखी सावंत की बढ़ेंगी मुश्किलें, महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा समन। इंडियाज गोट लेटेंट शो में दूसरे एपिसोड में पहुंची थी ड्रामा क्वीन राखी। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित अमेरिकी फंडिंग और रिश्वत का मुद्दा इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गए। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर देश को अस्थिर करने का बड़ा आरोप लगा दिया, जिस पर बवाल मच गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यूएसएड के जरिए मिलने वाले करोड़ों डॉलर्स का इस्तेमाल करके भारत में सरकार बदलने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि यूएसएड के जरिए जो मदद भारत को दी जा रही थी उसमें दिखाया तो ये गया कि पैसा भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आने के बाद भारत में सियासत गर्मा गई और बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े कर दिए। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री लगातार यूएसएड के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। 2024 में पीयूष गोयल 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए यूएसएड से पैसे लेते हैं। 10 नवंबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस यूएसएड से आपसी सहयोग की चर्चा करते हैं। 2016 में नोटबंदी से ठीक पहले नरेंद्र मोदी यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पर समझौता करते थे। तो क्या नोटबंदी अमेरिका के कहने पर की गई थी? इसी के साथ पवन खेड़ा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कोविड में नरेंद्र मोदी ने यूएसएड से $100 मिलियन लिया, तो क्या नरेंद्र मोदी भी उनके हाथों में खेल रहे हैं? बीजेपी को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए और संघ का इतिहास देख लेना चाहिए। इसी के साथ पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका जाते हैं। शपथ समारोह में भी उन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन वो गए और ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर भी मुस्कुराते रहे, जो दिखाता है कि ये क्या चल रहा है। बताते चले ये मुद्दा 16 फरवरी के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इसी तारीख को एलन मस्क ने कई देशों को दी जा रही $486 मिलियन यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए की फंडिंग बंद कर दी। ये फंडिंग लोकतंत्र मजबूत करने के नाम पर दी जाती थी। इस रकम में से $21 मिलियन यानी कि करीब 182 करोड़ रुपए भारत में भी भेजे गए, जिस पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए और आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाते ही एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी फुल एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के निजी स्टाफ पर बड़ा एक्शन लेते हुए रेखा गुप्ता ने उनकी सेवाएं खत्म कर दी है। साथ ही अधिकारियों को भी रिपोर्ट देने के आदेश जारी कर दिए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता अब आम आदमी पार्टी से छिनकर बीजेपी के हाथ में आ गई है। ऐसे में सत्ता संभालते ही नई सीएम रेखा गुप्ता ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल रेखा गुप्ता ने बड़ा एक्शन लेते हुए आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से भी हटा दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था, उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। बता दें, दिल्ली के सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें टूटी सड़कें और पानी से संबंधित मामलों को लेकर चर्चा की। ये बैठक दिल्ली सचिवालय में हुई। दरअसल हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया था। इसमें जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी लिस्ट मांगी गई थी। केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। बताते चले, शपथ ग्रहण के बाद से रेखा गुप्ता एक्शन में है और देर शाम को पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती में शामिल हुई। यमुना की सफाई का काम भी तेजी से चालू कर दिया गया है। कल हुई पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना को भी मंजूरी मिल गई। साथ ही महिलाओं की बस फ्री सेवा को लेकर भी क्लियरेंस दे दिया गया है। इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आपने राज किया। अपना कार्यकाल देखे, हमें एक दिन में प्रश्न करने वाले कौन लोग हैं।
जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश कर दिया, जनता के अधिकारों को हनन किया और काम नहीं किया, वो एक दिन में हम पर उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहले दिन ही शपथ लेते ही कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी। इन्हें हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आगे नई सीएम रेखा गुप्ता क्या एक्शन लेती हैं। दिल्ली में नई सरकार बनते ही राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां दिल्ली की सत्ता संभालते ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में दिखाई दे रही, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्यों आतिशी ने लगाए बीजेपी पर आरोप, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 12 दिन बाद बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गुरुवार को शपथ ली और इसी के साथ 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली। नई सरकार गठित होने के तुरंत बाद शाम को पहली बैठक बुलाई गई। बैठक में अहम फैसले लिए गए, लेकिन महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान नहीं किया गया, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इसी मुद्दे पर बीजेपी को आपने चारों तरफ से घेर लिया है और बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए साफ कह दिया है कि बीजेपी अपने वादों से मुकर गई है। इसी कड़ी में आप नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा गुप्ता को निशाने पर लिया और कहा, तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहूंगी कि मोदी जी की एक गारंटी को तो आज आपने पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने झूठा साबित कर दिया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपए की योजना पारित होगी। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि बैंक में पहुंच जाएगी। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वो फिर से मोदी जी को झूठा साबित करने वाली हैं या 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। आज यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई हैं और आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 2500 रुपए कब आएंगे। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा है। आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम रेखा गुप्ता की पहली बैठक से ये साबित हो गया है कि मोदी जी की गारंटी कोई गारंटी नहीं, बल्कि एक जुमला होता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी और नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। इसी के साथ आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी को द्वारका में रैली की और वादा किया था कि बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना पारित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे बीजेपी सरकार एक्सपोज हो गई है। बताते चले, शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद उसकी पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को हुई। बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया को बताया कि इसमें दिल्ली वालों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि उसमें महिला सम्मान योजना का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिस पर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब देखना होगा कि इस पर आगे और क्या कुछ विवाद बढ़ता है। महाराष्ट्र की एनडीए में मची उथल-पुथल लगातार तेज होती जा रही है। शिंदे और फडणवीस के बीच अनबन की खबरें थमती नजर नहीं आ रही। इस बीच अब खबर है कि फडणवीस ने शिंदे को बड़ा झटका देते हुए उनके करोड़ों के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया है। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध में लगातार नए दांव चले जा रहे हैं। फिलहाल सत्ता के ड्राइविंग सीट पर देवेंद्र फडणवीस हैं। कई बार एकनाथ शिंदे को चुभने वाले निर्णय भी प्रदेश सरकार से लेकर स्थानीय निकाय तक के लिए लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब एकनाथ शिंदे का प्रोजेक्ट कहे जाने वाले 1400 करोड़ रुपए के उस टेंडर को बीएमसी ने खारिज कर दिया है, जिसके तहत सूखे कचरे का मैनेजमेंट किया जाना था और इस योजना के तहत 4 साल के लिए टेंडर जारी हुआ था, जिसके माध्यम से घर घर से कूड़े का कलेक्शन करना और स्लम एरिया में रास्तों की सफाई, नालों की सफाई और टॉयलेट का मेंटेनेंस करना शामिल था। इस योजना के तहत बीते साल फरवरी में टेंडर जारी किया गया था और इसके बाद बीएमसी ने सफाई व्यवस्था शुरू की थी। हर वीकेंड पर स्लम बस्तियों में सफाई अभियान चलाए जा रहे थे और झुग्गी बस्तियों में नियमित सफाई के लिए एक एजेंसी भी हायर करने की योजना थी। बता दें कि इस योजना को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब बेरोजगार संस्था फेडरेशन ने इस पर आपत्ति जताई। इनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संस्थाओं को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, जब वो लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं और ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। यही नहीं, एमएलसी प्रवीण दारेकर ने भी मानसून सेशन में सदन में इसका सवाल उठा दिया था। ये मामला बढ़ा तो अब
बीएमसी ने स्कीम का टेंडर ही कैंसिल कर दिया और इस तरह ये पूरी योजना रद्द हो गई। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए प्रोजेक्ट को रद्द किया जाना करारा झटका है। इसकी वजह यह है कि स्कीम के माध्यम से वो स्लम एरिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। अब उनके पास जनता तक पहुंचने वाली ये बड़ी योजना नहीं रहेगी। बताते चले कि बीएमसी का चुनाव एकनाथ शिंदे भाजपा से अलग होकर अपने दम पर लड़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में बीएमसी का टेंडर ही रद्द कर देना उनके लिए बड़ा झटका है। अब उनके पास जनता को लुभाने वाली एक बड़ी स्कीम नहीं रहेगी। इस तरह एक बार फिर एनडीए में जबरदस्त घमासान मचना तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि शिंदे इस पर क्या एक्शन लेते हैं। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर चीन के मुद्दे को लेकर हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश में अपनी पैठ को मजबूत कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी इस पर खामोश है। इसी कड़ी में कांग्रेस के चीन पर किए एक और बड़े दावे ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या है कांग्रेस का दावा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार चीन से नहीं दबने का दावा बराबर करती है, लेकिन चीन अरुणाचल की सीमा पर गांव बसाता जा रहा है। इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की नई घुसपैठ का दावा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने दावा किया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के पास 90 नए गाँव बसा रहा है। खड़गे ने लिखा कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इनमें से बहुत से गाँव भारत चीन सीमा के उस क्षेत्र में है जो विवादित है। चीन भारतीय सीमा पर कुल 628 ऐसे गांव बसा चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह खामोश है। बता दें ये पहला मामला नहीं, इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा कर चुका है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदले हैं। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना शुरू कर चुका है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में लंबी सड़क भी बना ली है। इसी के साथ चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग तसो झील पर एक ब्रिज बनाया है। चीन ने पैंगोंग झील के पास मिलिट्री बेस भी बनाया है, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर है, जहां हथियार, ईंधन और बख्तरबंद वाहनों को स्टोर किया जाता है। खड़गे ने आगे कहा कि चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट देते हुए कहते रहे हैं कि कोई घुसा नहीं है। खड़गे ने पोस्ट पर लिखा कि मोदी जी आप चीन को लाल आग के बजाय लाल सलाम की नीति अपना रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक संप्रभुता और अखंडता सर्वोपरि है। मोदी सरकार इसे खतरे में डाल रही। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चीन की ओर से भारतीय सीमा में लगातार अतिक्रमण और अरुणाचल प्रदेश में 90 नए गांव बसाने की खबरों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल किए कि आखिर चीन की घुसपैठ पर सरकार मौन क्यों है। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट में ये भी जिक्र किया कि चीन पहले ही भारतीय सीमा पर 628 गाँव बसा चुका है और अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी गतिविधियों को और तेज कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन न केवल हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर बांध, सड़कें, पुल, मिलिट्री बेस और बंकर भी बना रहा है। इसके अलावा चीन ने लद्दाख क्षेत्र में 2 नए प्रांत बसाने के साथ अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा कर रखा है। ऐसे में चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल करके उनकी टेंशन को बढ़ा दिया है। देखना होगा पीएम मोदी इस पर क्या जवाब दे पाते हैं। बिहार की राजनीति में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता आरके सिंह के एक बयान ने जबरदस्त भूचाल ला दिया है। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए उन्हें गद्दार बता दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में आरके सिंह के एक बयान से खलबली मच गई है। आरा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के नए बयान से बीजेपी में बगावत की आहट भी दिखाई देने लगी है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर वो नेता कौन है जो सीएम कैंडिडेट है, और उसी के चलते आरके सिंह आरा से लोकसभा चुनाव हार गए। दरअसल आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी हार का कारण बीजेपी के एक बड़े नेता की गद्दारी बताया। अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि उस नेता ने पवन सिंह को पैसा देकर चुनाव में खड़ा करवाया था, जिससे वोटों का समीकरण बिगड़ गया और बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, आरके सिंह ने अपनी हार के पीछे की कहानी का खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए पवन सिंह को चुनाव में खड़ा करवाया था। उन्होंने दावा किया कि इस नेता ने पवन सिंह को पैसे दिए थे। आरके सिंह ने इस नेता को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया। इस दौरान उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया। आरके सिंह ने कहा कि पवन सिंह खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने आसनसोल से टिकट का लालच देकर और फिर टिकट न देकर मजबूर किया। आरके सिंह ने आरोप लगाया कि मेरे साथ दगाबाजी हुई है। बूथ पर हमारा पोलिंग एजेंट और वोटर लिस्ट भी नहीं पहुंची। अगर पवन सिंह के चलते कुशवाहा जाति के वोटर हमें वोट नहीं दे रहे थे तो हमारी जीत हो जाती, लेकिन बूथ स्तर पर हमारे साथ गद्दारी की गई, इसके चलते हम चुनाव हारे। आरके सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इन्हीं नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किस नेता ने किन किन लोगों को क्या कहा था ये मैं जानता हूँ। ऐसे गद्दार लोगों को अगर विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा।
मैं भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और उन्हें चुनाव नहीं जीतने दूंगा, ये मेरा प्रण है। बताते चले आर के सिंह का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन ये तय है कि आर के सिंह के इस बयान ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।